हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल और अपनी तैयारी कर रहे होंगे आप। तो जैसे कि हम डेली एक टॉपिक डेली कर रहे हैं जीएस में हिस्ट्री का। तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो डाउट सेशन रहेगा। और डाउट सेशन में जो आपने डाउट जो मेंशन किए हैं कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो इसमें एक जो काफ़ी जो है 2-3 बच्चों ने पूछा था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय क्या था कि मैंने आपको पहले बताया भी था, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी जो स्थापना की थी वो गुप्ता डायनेस्टी के राजा कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त, इसकी जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने स्थापना की थी। और ये जो है जो नाम से पता चल रहा है नालंदा है, बिहार में है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें जो उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय का जो नाम था वो था धर्मगज। इसका जो नाम था वो था धर्मगज, ये आया हुआ है, ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं। इसका जो नाम था उसको बोलते धर्मगज विश्वविद्यालय। लेकिन इसके अलावा इसकी 3 बिल्डिंग और थी, नाम तो धर्मगज है इसका, लेकिन इसके साथ जो 3 बिल्डिंग और थी जो जिसमें पुस्तकें रखी जाती थी। और उन बिल्डिंग का जो नाम था, एक का नाम था रत्नोदधि, जो दूसरी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का नाम है रत्न सागर। और जो तीसरी बिल्डिंग है उसका नाम है रत्न रंजक। ये है रत्न रंजक। तो आपको ये भी याद रखना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया, कुमारगुप्त ने स्थापना की जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था। धर्मगज जो है विश्वविद्यालय का नाम था। और इसी जो ये पुस्तकालय था इसकी 3 बिल्डिंग और थी, रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा जो है आपका, इसके अगर कई बार पूछा भी गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो एजुकेशन सेंटर था वो पटना में, और जो नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये यहाँ पर ये एजुकेशन सेंटर था नालंदा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी यात्री थे वे सब यहाँ पर आया करते थे एजुकेशन लेने के लिए। तो इसी वक्त जो है जो आपने पढ़ा होगा ह्वेनसांग, फायान, इत्सिंग, ये सब चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे जो कि बौद्ध धर्म को और ज़्यादा जानने के लिए हिंदुस्तान में आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में भी उन्होंने विजिट किया था। तो अच्छा, जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये कौन से ब्रांच से जुड़ा था, मैं आपको पहले ही बताया था। जो ये है ये महायान, जो बौद्ध धर्म की जो महायान ब्रांच है, महायान, इनफैक्ट इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के 2 ब्रांच थी, हीनयान और महायान। आगे जाकर वो और कहीं आगे जो है वो आगे भी एक्सटेंड हुई है कितनी सारी ब्रांच में, लेकिन जो इसकी मेन ब्रांचेस थी दोज वर महायान एंड हीनयान। हीनयान पुरानी थी, महायान थोड़ी मॉडर्नाइज थी। हीनयान थोड़ी रूढ़िवादी थी, महायान थोड़ी आधुनिक थी। जो हीनयान थी वो आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं करती थी, जो मूर्ति पूजा उसमें विश्वास नहीं करती थी। लेकिन महायान ने थोड़ा उसमें ये चीज़ आ गई थी कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगी थी। तो ये था जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि जब जो ये था ह्वेनसांग जब आया तो उस वक्त नालंदा का वायसराय कौन था, इसका कुलपति कौन था? जब ह्वेनसांग आया, ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय आया था। तो जो ह्वेनसांग आया था उस वक्त इसका जो वायसराय था, वायसराय का नाम था शीलभद्र। उसका नाम था शीलभद्र। ह्वेनसांग के समय इसका वायसराय था शीलभद्र था। दूसरा, जब इत्सिंग आया था, इत्सिंग भी एक चाइनीज पिलग्रिमेज था। इत्सिंग के समय में जो वायसराय था
वायसराय का नाम क्या था? जो इत्सिंग था, इत्सिंग के समय जो वायसराय था नालंदा विश्वविद्यालय का, उसका नाम था राहुल मित्र। राहुल मित्र। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये महायान का ऑक्सफोर्ड था। धर्मगढ़ जिसको बोलते थे, इसकी 3 बिल्डिंग थी, रत्नदधी, रत्नसागर और रत्नरंजक। और उस टाइम पर जो काशी में भी एजुकेशन सेंटर था, एक काशी का कॉम्पिटिटर था, उसका प्रतिस्पर्धा में था काशी जो एजुकेशन सेंटर था उसकी जो उसके साथ। अगला जो डाउट था वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो धर्मपाल ने, ये इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। और ये जो था, ये भी जो बौद्ध धर्म की महायान ब्रांच थी, बौद्ध धर्म की महायान ब्रांच से ये जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ये इसको बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है शीला संगम। इसका नाम है शीला संगम। ये दूसरा नाम है किसका? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। इसके अलावा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसमें थोड़ा बाद में प्रभाव जो आया था, मैंने आपको बताया था ना कि जो बौद्ध धर्म है इसमें कितने सारे संप्रदाय थे, कितने सारी इसमें ब्रांच बन गई थी। तो एक ब्रांच थी तंत्रयान। तो जो बौद्ध धर्म के तंत्रयान जो ब्रांच थी बौद्ध धर्म की, यह उससे क्या था? प्रभावित हो गया था तंत्रयान। देखिए जो बाद में ये चीज़ें आई ना, तंत्रयान आया, ये सब चीज़ें एक कह सकते हैं कि धर्म के अंदर कुछ बुराइयाँ आ गई थी। जैसे हिंदू धर्म के अंदर बुराइयाँ आ गई थी, और उसी वजह से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक, ये सेक्ट्स थे, जो कि ये संप्रदाय थे जो उस टाइम पर उत्पन्न हुए थे। और इसी वजह से जो है, और उसी बुराई की वजह से हिंदू धर्म जो था वो डूब गया था, मतलब उसका पतन हो गया था और नए नए धर्म का उत्पन्न हुआ था। लेकिन अब जो था ये टाइम पीरियड जो आ गया था, ये 700-820 एडी के टाइम पर आ गया था। 700-800 एडी का टाइम था। तो इस टाइम क्या था कि ये बुराइयाँ बौद्ध धर्म के अंदर आने लगी थी, और यही इसी बुराई की वजह से जो है ये धर्म था, बौद्ध धर्म था, इसका पतन होने लगा और हिंदू धर्म का उत्पन्न हो गया। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में जब शैव धर्म मैंने आपको पढ़ाया था, तो शैव धर्म में मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य जी किस प्रकार से हिंदू धर्म का उत्थान करते हैं और शैव धर्म को पूरे देश में विचरण करके पूरे देश में फैलाते हैं। और उनकी जो लड़ाई वो ये रहती है कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के अंदर जो बुराई आ रही थी, उसकी वजह से उनको एक मौका मिल गया था कि वो हिंदू धर्म जो था उसको फिर से रिवाइव करे, उसको फिर से जो है रिक्रिएट करे। और ये जो था, अगर मैं बात करूँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये कोशी और गंगा पर स्थित है। इसके संगम पर स्थित है, कोशी और गंगा नाम ही से शिला संगम नाम है, तो कोशी और गंगा के संगम पर ये स्थित है। और इसके जो है नालंदा को भी और विक्रमशिला को भी जो डिस्ट्रॉय किया था, वह किया था बख्तियार खिलजी ने। खिलजी डायनेस्टी बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कि मोहम्मद गोरी के साथ आया था उस टाइम पे। ये बात है 1203 की। और 1202 में जो था नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो कमेंट सेक्शन में था कि आप थोड़ा वेदास के बारे में बताओ, वैदिक पीरियड के बारे में बताओ। तो वैदिक पीरियड जो था, वैदिक पीरियड का जो समय था वो था 1500 से आप बोल सकते हो वैदिक पीरियड का 1000 BC तक का, 1000 BC ये वैदिक पीरियड का समय था। ये था वैदिक पीरियड का समय। और इसके बाद आता लेटर वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होते ही, सिंधु घाटी सभ्यता के ख़त्म होते ही वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया था। और वैदिक पीरियड के जो 1500 से 1000 तक का, और इसके बाद फिर स्टार्ट हो गया था लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड
इसका जो टाइम पीरियड है वो हम कह सकते हैं, कुछ बुक में 1000 से 800 दे रखा है और कुछ में जो है 600 तक भी दे रखा है। तो ये है। तो आप लेटर वैदिक पीरियड जो है तो वैदिक पीरियड के बाद आया था। आपको टाइम याद रखना है, 1500 से 1000 तक वैदिक पीरियड था और 1000 से 800 का जो टाइम था BC वो था लेटर वैदिक पीरियड। तो पहले हम बात करते हैं वैदिक पीरियड की। पहले हम बात करते हैं वैदिक पीरियड की। जो वैदिक पीरियड था मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर मैं इसकी बात करूँ, समाज की बात करूँ, तो इस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, इस टाइम पर सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था। तो मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो है जो वैदिक पीरियड था, ऋग्वेद की जो ऋग्वेद था वो इसी समय में आ गया था। ऋग्वेद पहला और प्राचीन वेद है जो कि वैदिक पीरियड में आ गया था, इस टाइम पीरियड में आ गया था। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसमें चैप्टर मान लीजिए, जो 10वां मंडल है, इसका 10वां मंडल, जो 10वां मंडल है, इसमें जो एक थ्योरी दी गई थी पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त में क्या था, ये पुरुष सूक्त में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें 4 वर्णों का जिक्र किया गया था। और जो चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये जो चारों थे, ये चारों आपस में प्यार से रहते थे और ये कर्म के अनुसार था कि अगर आप क्षत्रिय में जन्म होता है आपका, तो आप ब्राह्मण कार्य में अगर आप इंटरेस्ट हो, ब्राह्मण कार्य कर सकते हो, तो आप ब्राह्मण कहलाए जाओगे। अगर आप शूद्र में जन्म लेते हो तो आप जो है, अगर लेकिन आप ज्ञान देना चाहते हो तो आप ब्राह्मण का काम कर सकते हो, तो आपको फिर ब्राह्मण कहा जाएगा। तो ये कर्म के अनुसार था, जो आप कर्म करोगे उसके अनुसार ही आपको वही संज्ञा दी जाएगी। तो ये जो था ये हॉरिजॉन्टल था, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हॉरिजॉन्टल था। लेकिन इसका बाद में जो है ये परिवर्तित हो जाता है और ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड में 800 BC के बाद। उसमें क्या होता है कि जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए वे शूद्र और जो वैश्य हैं इनका शोषण करते थे। इनसे कहते थे कि आप सिर्फ हमारी सेवा करो। शूद्र जो है, शूद्र का जन्म इसलिए होता है कि वो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की सेवा करेगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल ना हो गया, फिर ये वर्टिकल हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका मतलब ये था कि अगर शूद्र चाहता है मैं ज्ञान दूं, ब्राह्मण बनूं, तो ये नहीं कर सकता था, क्योंकि ये शूद्र था, ये सेवा ही करेगा। ये ऐसा ब्राह्मण बोलते थे, जो पुरोहित बोलते थे। इनके साथ बहुत ज़्यादा इनका शोषण करते थे, इनके साथ भेदभाव करते थे बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पर वैश्य चाहता है कि मैं जो है क्षत्रिय बनूँ, वो नहीं करेगा। अच्छा, इनमें जो था वैसे तो यही चेन थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा शूद्रों को उठाना पड़ा। शूद्र को जो है किसी भी प्रकार से उनको गांव से बाहर रखा जाता था। ये सब लेटर वैदिक की बात है, 1000 BC के बाद, है ना। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। अभी हम वैदिक पीरियड के जो समाज है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में जो ऋग्वेद था, इसमें जो पुरुषोक्त मंडल था, वर्ण व्यवस्था थी, वो हॉरिजॉन्टल थी, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। समाज में महिलाओं का भी सम्मान था और इस समाज में जो भगवान थे, जो पूजा की जाती थी, ज़्यादातर नेचुरल फोर्सेस की जाती थी। जो प्राकृतिक बल है उनकी पूजा की जाती थी। ये प्राकृतिक बल क्या है? देखो, वैदिक पीरियड था, खेती करते थे लोग, तो उन्हें क्या चाहिए? बारिश चाहिए, तो इंद्र की पूजा करते थे। और इंद्र तो इनका मेन गुरु था, इंद्र की पूजा करते थे। इसके बाद ये क्या करते थे? अग्नि की पूजा करते थे। इनको आग चाहिए थी, अग्नि की पूजा करते थे। अग्नि के अलावा ये वरुण की, पानी की पूजा करते थे, सोम की पूजा करते थे। जो भगवान था दूसरा कौन सा? वरुण था। और कौन था? सोम। ये इनके डेटी थे, भगवान थे जिनके पूजा करते थे। ये सब नेचुरल फोर्सेज है, प्राकृतिक। इंद्र बारिश, अग्नि आग, वरुण हवा, इस प्रकार से, जल। तो उससे क्या होता था कि ये उनकी पूजा करते थे। और क्योंकि उस जो है खेती करते थे, तो खेती के लिए जो है हमें क्या चाहिए? वर्षा चाहिए, ठीक है। और खाना पकाने के लिए हमें अग्नि चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक बल की पूजा करते थे, ऐसा इनका समाज था। लेकिन और दूसरी बात, ये जो थे ये तो सब मेल हो गए, लेकिन कुछ हमें पाया जाता है कुछ फीमेल डेटीज़ भी जो है डेटीज़ थे, मतलब जो महिला थी, जैसे अदिति और उषा, ये फीमेल डेटीज़ थी, ये फीमेल भगवान थी इनकी उस टाइम पर। तो कई बार आ जाता है कि अदिति और उषा क्या है, तो ये क्या थी? इनकी फीमेल
फीमेल देवी थी या भगवान थी जिनकी ये पूजा करते थे। कौन? वैदिक पीरियड में जो उस टाइम की सोसाइटी थी। इसके अलावा जो इनकी वर्शिप होती थी, पूजा होती थी, उसका तरीका क्या होता था? वो क्या करते? प्रेयर्स करते थे। जो मोड था, मोड मतलब तरीका, पूजा करने का तरीका, क्या करते थे? प्रेयर करते थे, प्रेयर करते थे। इसके अलावा ये क्या करते थे? सेक्रीफाइस करते थे। सेक्रीफाइस के साथ ऑफरिंग करते थे, मतलब यज्ञ करते थे, यज्ञ में ऑफरिंग देते थे। इनका मानना था कि यज्ञ में अगर आप कुछ चढ़ाओगे तो वो सीधा धुआं बनकर वातावरण को शुद्ध करेगा और सीधा भगवान के पास जाएगा और भगवान उसको अर्पित कर लेंगे, भगवान उससे प्रसन्न होंगे, फिर जो आप उससे उनसे मांगोगे। और ये आज भी होता है, आर्य समाज में ऐसी करते हैं, क्योंकि आर्यंस बोलते हैं ना, वैदिक पीरियड में आर्यंस थे, तो आर्यंस आज भी क्या करते हैं? हवन करते हैं, तो ये ऑफरिंग्स करते हैं, सामग्री डालते हैं, गोला डालते हैं, मखाने जो ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। तो इस प्रकार से अपनी ऑफरिंग्स देते हैं और इनका मत यही होता है कि ये सीधा भगवान के पास जाएगा, भगवान प्रसन्न हो गया और इनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। ये तो यह इनका ऑफरिंग करने का मोड, मतलब वर्शिप करने का तरीका क्या है। इसके अलावा उस टाइम पर क्या, बहुत सारे कबीले हुआ करते थे और हर कबीले का अपना अपना भगवान हुआ करता था। कई सारे कबीले होते थे और उन कबीलों का क्या होता था? उन कबीलों का अपना अपना भगवान हुआ करता था। एक तो बात ये। इसके अलावा जो वैदिक पीरियड, अब बोलते हैं कि जो वैदिक पीरियड में आर्यंस आए, इस पीरियड में आर्यंस आए हड़प्पन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, तो ये जब आर्यंस आए, अच्छा आर्यंस आए कहाँ से? ये भी अलग अलग सबकी अपनी अपनी मत है। कुछ लोग बोलते हैं तिब्बत से आए, कुछ लोग बोलते हैं सेंट्रल एशिया से आए, कुछ कोई बोलते हैं जर्मनी से आए, तो सबका अपना अपना अलग अलग मत है। तो जब आर्यंस यहाँ पर आए तो आर्यंस को जो थे उनको लड़ाई लड़नी पड़ी, उनको लड़ाई लड़नी पड़ी अपने वर्चस्व को रखने के लिए। इस वक्त क्या हुआ? उस लड़ाई में जो था, एक कबीला था जो जीत गया था, उसका नाम था भरत, और कहते हैं इसके नाम पे ही जो भरत वंश था, जो भरत ट्राइब थी, उसके नाम पे आज हम भारत बोलते हैं। भारत का नाम भरत के नाम से ही भारत का नाम रखा गया है। एक बात ये। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ट्राइबल पॉलिटी, उनकी पॉलिटी कैसी थी, किस प्रकार से रहते थे, तो वहाँ पर एक राजा हुआ करता था। गणतंत्र प्रणाली यहाँ अपनाई जाती थी, तो राजा जो था वो इलेक्टेड हुआ करता था, मतलब उसको चुना जाता था, पब्लिक उसको चुनती थी। आप देखिए उस टाइम पर डेमोक्रेसी थी,